हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में, और वो भी अल्टरनेटर से संबंधित चैप्टर से। अल्टरनेटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखने वाले हैं, क्योंकि अल्टरनेटर चैप्टर से हमने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैक्सिमम 100 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। तो सभी वीडियो को हम यानी कि सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम डालें यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है हमारा कि एक 8 पोल वाला अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर चल रहा है। अल्टरनेटर की आपसे आवर्ती पूछिए, आकृति नहीं है, ये है आवर्ती। तो आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र होता है F बराबर PN/120, इस प्रकार से। तो इसमें पोलों की संख्या कितनी है 8, तो 8 इंटू घूर्णन गति कितनी है n, घूर्णन गति होती है 600, इस प्रकार से बटा 120। तो जब 0 से 0 काटेंगे और 12 से 60 को 5 बार कटेंगे तो 8 पंजो 40, तो बी ऑप्शन आपका 40 हर्ट्ज राइट हो जाएगा। जबकि ए में 60 हर्ट्ज है, 30 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, ये आपके गलत हो जाएंगे और इसके अंदर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि एक अल्टरनेटर की घुमाव विद्युत रूप से 60 डिग्री से शॉर्ट पिच है तो इसका पिच कारक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पिच फैक्टर होगा उसको हम केपी से डिनोट करेंगे, पिच फैक्टर को केपी से हम यानी कि दर्शाएंगे। तो पिच फैक्टर केपी बराबर होता था कोस फाई बटा 2, ये होता था। तो हमारे पास कोस फाई का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो कोस फाई की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि इसका मान हो जाएगा हमारे पास कोस 30 डिग्री, इस प्रकार से। तो कोस 30 डिग्री जो होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। तो √3 का मान होता है 1.732, इस प्रकार से। तो उसके अंदर अब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0.866, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1.732 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो 1 से भी मान कम आएगा और वो मान आएगा 0.866। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग यानी कि किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बता दूं कि जो पोर्टियर त्रिकोण होता है उसका उपयोग जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है अल्टरनेटर के अंदर, VR वोल्टेज रेगुलेशन, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन का निर्धारण करने के लिए पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। जबकि जो शक्ति तत्व है ये नहीं होगा, तुल्यकालिक प्रतिबाधा ये नहीं होगा, रोटर करंट है ये नहीं होगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्यावर्तित्व में अवमंदक कुंडली किस लिए प्रयोग की जाती है। जो अवमंदक कुंडली होती है वो किस लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि जब अल्टरनेटर के ऊपर लोड डाला जाता है, क्या डाला जाता है, लोड, तो उस समय अल्टरनेटर की जो गति होती है वो कुछ कम हो जाती है। क्या हो जाती है, अल्टरनेटर की गति कम हो जाती है। इस प्रभाव को कम करने के लिए अल्टरनेटर के ऊपर यानी कि अवमंदक कुंडली लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, अवमंदक कुंडली। तो जो अवमंदक कुंडली होती है ये चाल के जो दोलन प्रभाव होते हैं उनको घटाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ए ऑप्शन है कंपन घटाने के लिए, नहीं। बी ऑप्शन है चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है बला गुण बढ़ाने के लिए, नहीं।
चाल दोलन प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा इस प्रकार से। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए यानी कि कितनी स्लिप रिंग होती है। यानी कि एक अल्टरनेटर है और उसके रोटर को डीसी आपूर्ति से संयोजित करना है। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर अल्टरनेटर के अंदर रोटर पर फील्ड वाइंडिंग कर रखी है तो उसके लिए 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। कितने स्लिप रिंग की? 2 स्लिप रिंग की। अगर मान लीजिए अल्टरनेटर पर जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पर कर रखी है तो उसके कनेक्शन के आधार पर स्टार कनेक्शन में तो 3 स्लिप रिंग और डेल्टा कनेक्शन में स्टार कनेक्शन में तो 4 और डेल्टा कनेक्शन में 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। जबकि अगर रोटर को डीसी आपूर्ति सप्लाई प्रदान की जानी है और रोटर पर डीसी सप्लाई आपूर्ति प्रदान कब करेंगे? जब उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करेंगे। तो उसके लिए फील्ड वाइंडिंग को न्यूट्रल और फेज की या पॉजिटिव और नेगेटिव की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 2 स्लिप रिंग काफ़ी होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्टरनेटर खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ये पूछा गया है आपसे कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके आपको 4 ऑप्शन है, ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और फिर इसका जवाब देना है। तो ए ऑप्शन है हमारा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, बी ऑप्शन है हमारा लेंज के नियम पर, सी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पर और डी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो अल्टरनेटर मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, जो लेंज का नियम होता है, इसके आधार पर हमारा अल्टरनेटर काम नहीं करता है। न्यूटन का जो नियम होता है उसके ऊपर हमारा अल्टरनेटर काम नहीं करता है। और फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर में लगता है, डीसी जनित्र में लगता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर ए हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक बोले तो अल्टरनेटर को प्रत्यावर्तक भी कहा जाता है। तो स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में यदि लाइन वोल्टेज EL यानी कि लाइन वोल्टेज को हम ई से भी दर्शा सकते हैं। तो लाइन वोल्टेज बराबर है √3 फेज वोल्टेज हो। तो फेज वोल्टेज क्या होगा? जब ये डेल्टा में संयोजित हो, जब ये डेल्टा में संयोजित होगा तो फेज वोल्टेज इसका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो जो फेज वोल्टेज है वो बराबर हो जाएगा 1/3 लाइन वोल्टेज के। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक होगा। यानी कि कोई अल्टरनेटर है आपके पास और उसके क्षेत्र वाइंडिंग को यानी फील्ड वाइंडिंग को चुंबकित करना है। उत्तेजित का मतलब होता है चुंबकित करना। तो उसे उत्तेजित करना है या चुंबकित करना है तो उसके लिए क्या श्रेणी जनित्र काम में लेंगे या फिर शंट जनित्र काम में लेंगे, श्रेणी मोटर काम में लेंगे या फिर शंट मोटर काम में लेंगे। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा जो उत्तेजक होता है वो होता है एक प्रकार का डीसी शंट जनित्र। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो श्रेणी जनित्र होता है वो वेल्डिंग क्रिया में उपयोग किया जाता है, लेकिन वेल्डिंग में यानी कि धारा का मान अधिक रखा जाता है और वोल्टेज का मान कम रखा जाता है। तो वहाँ पर जो कंपाउंड जनित्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अंदर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो फील्ड वाइंडिंग को चुंबकित करने के लिए यानी उत्तेजित करने के लिए शंट जनित्र का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि 3 फेज प्रत्यावर्तक को समकालिक बनाने के लिए यानी कि समांतर करने के लिए कौन से प्रकार काम में लिया जाता है। यानी कि समकालिक मतलब है सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इनमें से कौन से प्रकार को हम काम में लेते हैं। तो ए ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड विधि। ये ऑप्शन आपका
मोटर की गति नियंत्रण विधि है, जबकि ये अल्टरनेटर में नहीं होता है। श्यूनबर्ग परीक्षण, फिर यह है समनर विधि, फिर है डार्क लैंप विधि। तो इनमें से कौन से प्रकार को हम काम में लेते हैं? तो सॉरी, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि 3 फेज प्रत्यावर्तक को समकालिक बनाने के लिए इनमें से कौन से प्रकार का काम में नहीं लिया जाता है? तो जो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है, एक बार क्वेश्चन सही से देखो इसमें, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 फेज प्रत्यावर्तक यानी 3 फेज का एक अल्टरनेटर है, उसको तुल्यकालिक बनाने के लिए, समकालिक का मतलब होता है तुल्यकालिक, इनमें से कौन सा प्रकार काम में लिया जाता है? तो उसके लिए तो सिंक्रोस्कोप विधि या फिर डार्क लैंप विधि या फिर ब्राइट लैंप विधि, इस प्रकार से विधियाँ प्रयोग की जाती है। तो कौन सी विधि आएगी इसके अंदर? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डार्क लैंप विधि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अल्टरनेटर होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या फेराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर, हेलिक्स के नियम पर? कोई नहीं। तो जो अल्टरनेटर होता है वो फेराडे के नियम पर काम करता है। और फेराडे का क्या नियम था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, उसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फेराडे का नियम। और फेराडे का अगर पूरा नियम की बात करें तो फेराडे का पूरा नियम क्या है? फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या नियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, हम उसको मैकेनिकल ऊर्जा देंगे और वो ऐसी प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा में बदल देगा, तो वो हमारा अल्टरनेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्टरनेटर। तो इसके अंदर अल्टरनेटर कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो स्लिप रिंग मोटर होती है वो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और स्क्विरल केज मोटर होती है वो भी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटरें हैं बाकी सब, तो ये वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी तीनों। जबकि जो अल्टरनेटर होता है वो हमारे 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किसके बने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो अल्टरनेटर होते हैं वो एक तो छोटे अल्टरनेटर होते हैं और एक बड़े अल्टरनेटर होते हैं। तो जो छोटे अल्टरनेटर होते हैं उनकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, कौन सी? कास्ट आयरन की। छोटे अल्टरनेटर होते हैं उनकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। जबकि जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं उनकी बॉडी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। किसकी? कास्ट स्टील की। तो इसके अंदर छोटे भी और बड़े अल्टरनेटर दोनों आ गए। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि छोटे अल्टरनेटर की बॉडी किससे बनाई जाती है और बड़े अल्टरनेटर की बॉडी किससे बनाई जाती है, तब तो आप अलग अलग आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा गया। इसमें पूछा है केवल अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किसके बने होते हैं? तो कास्ट आयरन के भी बने होते हैं और कास्ट स्टील के भी। तो देखो डी ऑप्शन में ए और बी दोनों है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जबकि कॉपर से किसी भी मशीन की बॉडी नहीं बनाई जाती है, वैद्युतिक मशीन की बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम होता है? यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन होती है तो उसके भाग सुरक्षित किस में होते हैं? उसकी बॉडी के अंदर, उसके फ्रेम के अंदर। तो स्टेटर का अंदर, रोटर के अंदर, बॉडी या फ्रेम के अंदर, या फिर आर्मेचर के अंदर। तो यानी कि मशीन के सभी भाग किसके अंदर सुरक्षित रहते हैं? बॉडी या फ्रेम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम होता है? तो जो चुंबकीय रेखाओं के लिए पथ प्रदान करती है वो स्टेटर, रोटर, बॉडी या फ्रेम, या फिर आर्मेचर। तो चुंबकीय रेखाओं के लिए भी पथ प्रदान यानी रास्ता बताने का, रास्ता निर्माण करने का कार्य किसका होता है? बॉडी या फ्रेम का। तो इसके अंदर भी आपका यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 फिर है, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ होती है? तो जो अल्टरनेटर होता है उसमें आर्मेचर कोर कहाँ होती है? क्या उसके स्टेटर पर होती है, रोटर पर होती है, बॉडी या फ्रेम पर होती है, या फिर आर्मेचर पर होती है?
तो जो अल्टरनेटर होता है उसमें आर्मेचर कोर कहाँ पर होती है, जैसे कि अब आप जो फर्स्ट बार देख रहे हैं जो लोग, वो ऐसा करेंगे कि आर्मेचर कोर तो आर्मेचर में होगी, तो ऐसा नहीं है। जो आर्मेचर कोर होती है अल्टरनेटर के अंदर, वो उसके स्टेटर पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेटर पर। इस प्रकार की क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इनको आराम से देख लीजिए। यानी अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ होती है, स्टेटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किस प्रकार की क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है। तो यानी कि किस प्रकार की क्षति को कम करने के लिए कोर को स्टील की, सिलिकॉन स्टील की बनाकर वार्निश को कम वार्निश मुक्त बनाया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त बनाने का कारण होता है कि अल्टरनेटर की कोर के अंदर दो प्रकार की हानियाँ होती है। लोहा क्षति के अंदर दो क्षतियाँ आती है, एक तो एडी करंट क्षति और एक हिस्टैरिसीस क्षति। तो जो एडी करंट क्षति होती है उसका मान कम करने के लिए जो पत्तियाँ होती है उनको वार्निश की लेप चढ़ा दी जाती है, जिससे कि भंवर द्वारा हानि को या एडी करंट क्षति को कम किया जा सके। और जो हिस्टैरिसीस क्षति होती है उसको कम करने के लिए जो पत्तियाँ होती है, जो क्रोड होती है, उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिला दी जाती है, यानी कि क्रोड को सिलिकॉन स्टील की बना दी जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि हमें वार्निश मुक्त बनाना है, तो वार्निश मुक्त बनाने से जो एडी करंट क्षति है वो कम होगी और सिलिकॉन स्टील की बनाने से हिस्टैरिसीस क्षति कम होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एडी करंट क्षति को कम करने के लिए वार्निश मुक्त बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अल्टरनेटर के किस भाग पर स्लॉट कटी होती है। तो अल्टरनेटर के कौन से भाग पर स्लॉट कटी होती है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्टरनेटर के बाह्य भाग पर, रोटर पर, उसके आंतरिक भाग पर या फिर स्टेटर पर। तो जो अल्टरनेटर के स्लॉट कटी रहती है वो उसके आंतरिक भाग पर कटी रहती है। तो इसके अंदर कौन सा है आंतरिक भाग, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटर के आंतरिक भाग पर यानी कि स्लॉट कटी हुई रहती है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्टरनेटर में सामान्यतः कौन सी स्लॉट प्रयोग की जाती है। तो अल्टरनेटर के अंदर किस प्रकार के स्लॉट प्रयोग की जाती है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है बंद, बी ऑप्शन है अर्ध खुली, सी ऑप्शन है खुली, ये डी ऑप्शन है अर्ध बंद। तो जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर यानी कि अर्ध खुली, आधी खुली हुई स्लॉट प्रयोग की जाती है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 में यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्ध खुली स्लॉट प्रयोग की जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल्स किस पर स्थापित करने वाला भाग होता है, यानी कि जिस पर क्षेत्र कॉइल स्थापित की जाती है वो कौन सा भाग होता है। तो अल्टरनेटर के अंदर सामान्यतः उसकी बॉडी पर या फ्रेम पर क्षेत्र कॉइल स्थापित की जाती है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो क्षेत्र कॉइल होती है वो इसके स्टेटर पर सामान्यतः प्रयोग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर रहा है वो भाग कौन सा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन ये वाला कॉइल, यानी कि अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है, और ये भी यही है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, कौन सा, ए वाला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, इस प्रकार से। तो जो रोटर है, बॉडी या फ्रेम है, आर्मेचर है, ये इसकी गलत हो जाएंगी। और अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग स्टेटर कहलाएगा। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रोटर की निम्न व मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार का होता है, यानी कि निम्न व मध्यम गति जहाँ पर होती है अल्टरनेटर की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि निम्न गति वाले अल्टरनेटरों में सैलिएंट पोल वाले रोटर उपयोग किए जाते हैं, जबकि जो उच्च गति वाले अल्टरनेटर होते हैं उनके अंदर बेलनाकार रोटर प्रयोग किए जाते हैं। तो मैंने शेडेड का तो आपको जिक्र नहीं किया था, तो ए और बी दोनों तो आएंगे नहीं। तो यानी कि निम्न गति की चर्चा कर रहा है, तो निम्न गति वाले
कौन से हैं? सेलिएंट पोल रोटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, जिनकी गति कितनी होती है, यानी कि 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक, इस प्रकार से। और जो बेलनाकार होती है उसकी 1500 से 3000, जो बेलनाकार रोटर होते हैं उनकी गति 1500 से 3000 आरपीएम तक रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेलिएंट पोल रोटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सेलिएंट पोल रोटर बनाएंगे उसके लिए कौन सी धातु या कौन सी मेटल प्रयोग की जाएगी? तो उसके लिए आयरन स्टेपिंग नहीं, तो स्टील स्टेपिंग हाँ, एल्यूमिनियम स्टेपिंग नहीं, कॉपर स्टेपिंग नहीं। तो जो सेलिएंट पोल रोटर बनाएंगे तो उसके लिए स्टील की जो स्टेपिंग होती है वो प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टील स्टेपिंग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रकार का रोटर गति करते समय शोर पैदा करता है? यानी कि जब वो चलता है तब कंपन की आवाज़ या शोर की आवाज़ अधिक आती है। तो जो सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर होते हैं इनके अंदर क्या है कि व्यास अधिक रखा जाता है और लंबाई कम रखी जाती है। तो इनके कारण ये हवा के यानी कि घर्षण में अधिक रहते हैं। तो ये रोटर जब घूर्णन गति करते हैं तो ये घूर्णन गति के साथ साथ आवाज़ भी करते हैं, यानी कि शोर भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलिएंट पोल रोटर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा इस प्रकार से, सेलिएंट पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं? जो सेलिएंट पोल रोटर होते हैं उनमें कितने पोल होते हैं? तो सेलिएंट पोल रोटर होते हैं उनके अंदर अधिक पोल रखे जाते हैं और कम गति रखी जाती है। तो इनके अंदर 6 से 40 पोल रखे जाते हैं। अब 6 से 40 पोल, सी ऑप्शन के अंदर भी 5 से 40 है, लेकिन हमें अधिक से अधिक पोल वाला ऑप्शन लेना है। तो सी ऑप्शन के लिए बी ऑप्शन के अंदर 6 से 40 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। सेलिएंट पोल रोटर की गति कितनी होती है? तो सेलिएंट प्रकार के जो रोटर होते हैं और बेलनाकार रोटर होते हैं उनमें मैंने आपको गति स्पष्ट बताई है। तो जो सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर होते हैं उनकी गति कितनी होती है? 375 से 1000 आरपीएम, 500 से 1000 आरपीएम, 345 से 1000 आरपीएम या 325 से 1000 आरपीएम। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर होते हैं उनकी घूर्णन गति कितनी रखी जाती है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सेलिएंट पोल रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं? सेलिएंट पोल रोटर वहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे जहाँ पर यानी कि घूर्णन गति कम होती है। तो सेलिएंट पोल रोटर हो तो थर्मल अल्टरनेटर में किए जाएंगे। जो थर्मल अल्टरनेटर होते हैं उनकी गति अधिक रहती है और विंड अल्टरनेटर होते हैं उनकी गति भी अधिक रहती है। लेकिन जो हाइड्रो अल्टरनेटर होते हैं जो जल टरबाइन से चलाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? जल टरबाइन अल्टरनेटर भी कहा जाता है। तो जो जल टरबाइन या हाइड्रो अल्टरनेटर होते हैं उनकी गति कम होती है और वहाँ पर यानी कि सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर स्थापित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। जो 50,000 केवीए से केवीए यानी कि किसकी रेटिंग है? केवीए में किसको दर्शाया जाता है? अल्टरनेटर की क्षमता को। 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक का आउटपुट कौन से रोटर का होता है? तो जो अधिक आउटपुट होता है वो बेलनाकार रोटर का होता है। तो सेलिएंट का नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 से 2 लाख केवीए का जो आउटपुट है वो बेलनाकार रोटर का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सी ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेड पोल रोटर स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर्स का उपयोग करने वाला रोटर है। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार फिर से देखिए, जो स्टेटेड पोल रोटर है या स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर से उपयोग होने वाला रोटर है। तो देखो इसमें एक चीज़ को पकड़ो, यहाँ पर स्टीम टरबाइन यानी भाप से चलाई जाने वाली
टरबाइन। तो जो भाप से चलाई जाने वाली टरबाइन होती है उनकी गति अधिक होती है, कितनी, 1500 से 3000 आरपीएम रखी जाती है। जो स्टीम टरबाइन होती है उन अल्टरनेटर्स की गति तो 1500 से 3000 आरपीएम जहाँ पर रखी जाती है वहाँ पर सेलिएंट पोल रोटर उपयोग लिए जाते हैं, बेलनाकार रोटर उपयोग किए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर का ऑप्शन आप स्वयं देंगे। ये फिर मैं इसका बता देता हूँ आपके लिए। मैंने पहले एक क्वेश्चन दे चुका हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका आंसर बेलनाकार रोटर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है। एक्साइटर क्या होता है कि जो अल्टरनेटर के फील्ड पोलों को सप्लाई देने का कार्य करता है और एक प्रकार का डीसी शंट जनरेटर होता है जो शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। किसकी शाफ्ट पर, अल्टरनेटर की शाफ्ट पर। आर्मेचर पर नहीं करेंगे, रोटर पर नहीं करेंगे, स्टेटर पर नहीं करेंगे, कहाँ पर स्थापित करेंगे इसको, अल्टरनेटर की शाफ्ट पर। तो एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया हमने, शाफ्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्साइटर के साथ क्या उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको भली भांति समझाया है प्रैक्टिकल के अंदर कि जो एक्साइटर होता है वो कभी भी वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं करेगा और फील्ड पोलों को जितनी धारा देंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक बनेगा, जितनी धारा कम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है कि जो श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगाया जाता है, यानी प्रवर्ती मान का प्रतिरोधक, जिससे यानी कि धारा के मान को कम करके यानी कि क्षेत्र उत्तेजना को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो शंट में रियोस्टेट लगाएंगे या फिर श्रेणी में रियोस्टेट लगाएंगे, समांतर में रियोस्टेट लगाएंगे या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन, यानी कि श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगाएंगे और उससे धारा के मान को कम या अधिक करके यानी कि फील्ड उत्तेजना को घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे हम आउटपुट में वोल्टेज भी घटा बढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये थे आज के कुछ 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। वीडियो को देखना, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।